नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान हार जीत के फैसलों के बीच प्रत्याशियों द्वारा कानून हाथ में लिए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। जीत के मद में कुछ लोग अपनी मातृभूमि और देश को भूलकर देश विरोधी कृत्य करने से भी नहीं बाज आ रहे। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड स्थित शीला डेह में जीत का जश्न मनाने के दौरान एक विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा डाले। वीडियो वायरल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की है। इस संबंध में कोर्रा थाना में मतगणना के दौरान नियुक्त मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। देखिए, झारखंड में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी से लग रहे हैं। अगर आप गिरिडीह की बात करें तो एक महीना पूर्व वहां भी नॉमिनेशन में पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जबकि पुलिस उस भीड़ के साथ मौजूद थी। जब हमने सीधी चेतावनी की धमकी दी तब जाकर FIR हुआ और गिरफ्तारियां हुई। और अब तो कल जिस तरीके से हजारीबाग जिले के बरकट्टा में एक खातूना की जो समर्थक थे, उन्होंने जबरदस्त नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के विजय जुलूस में, और पुलिस प्रशासन को इस घटना की सूचना तक नहीं मिली। जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने FIR किया, वो भी तब जब भाजपा ने सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। और इस बार तो हद हो गई। हजारीबाग के बरकट्टा में जो ये नारे लग रहे थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे एक साथ लगा रहे थे। या तो वो माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, या उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद समर्थकों को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर बच जाएंगे। देखिए, हम ऐसी कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं ऐसे नारे लगाने वालों को कि आपकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है। अगर प्रशासन कुछ नहीं करे तो हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, यह संस्कृति और यह समय अब खत्म हो गया है। अब यहां राष्ट्रवादी पार्टियों का शासन है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां जापान दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। जापान के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं, जहां टोक्यो पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ पीएम का स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा स्क्वाड समिट में भी पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं, हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि 24 मई को पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में स्क्वाड समिट में शामिल होंगे और पीएम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से बातचीत करेंगे। तो 2 दिवसीय जापान के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो हालांकि पहुंच चुके हैं। और यहां पहुंचने के बाद आपको बताएं कि एक होटल में भारतीय प्रवासियों के साथ साथ जापानी नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया है। और इन सभी लोगों के साथ बातचीत के दौरान जो बात सबसे अलग थी, सबसे खास थी, वो ये कि वहां के बच्चों के साथ उनकी हिंदी में बातचीत हुई है। बच्चों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत का हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है। जापानी बच्चों में से एक ने तो प्रधानमंत्री से हिंदी में बातचीत की और बच्चे से स्पष्ट रूप से प्रभावित पीएम ने पूछा भी कि वाह, आपने हिंदी बोलने कहां से सीखी। तो आपको बता दें, हालांकि भव्य स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया, लेकिन 2 दिवसीय ये जो दौरा है उसमें किस तरीके से आर्थिक तौर पर, वैश्विक तौर पर जापान और भारत के रिश्तों को मजबूत किया जाए, इसको लेकर खास बातचीत होगी। तो साफ तौर पर भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग हमारी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। पर
खास जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन जी, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का जापान का ये दौरा है, आर्थिक और वैश्विक तौर पर काफी अहम है, क्योंकि जापान और भारत दोनों के रिश्तों को किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से कदम मिलाकर चला जाए, इसको लेकर विशेष बातचीत होने वाली। इस पर क्या कुछ खास जानकारी? देखिए लता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जापान शुरू से भारत का एक वैश्विक पार्टनर है, जिसके अंदर सामरिक भी, आर्थिक भी, व्यापारिक भी, जिस तरीके से हमारे जापान के साथ संबंध रहे हैं। और साथ में बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल 2.5 साल से जो कोरोना से जो विश्व परेशान हो रहा था, और जिस तरीके से 2 साल से समझ लीजिए सभी गतिविधियों के ऊपर जो एक रोक लगी हुई थी, उसके बाद में जो प्रधानमंत्री जी के जो अब दोबारा से विश्वव्यापी दौरे शुरू हो गए, आपने देखा होगा इससे पहले जैसे उन्होंने 3 यूरोपीय देशों के दौरे किए थे, और उनका परिणाम आपने देखा होगा कि डेनमार्क में क्या रहा, जर्मनी में क्या रहा, और ये सारी की सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो उसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि जापान तो शुरू से ही भारत का मोस्ट फेवरेट देश रहा है, और जापान और भारत के अंदर एक आपस में जो एक विश्वास बहाली शुरू से जो हुई हुई है। और उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे शिंजो आबे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आए थे, और हमारे मंदिरों में और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वहां पे भी वो गए, और जिस तरीके से उन्होंने हमारी जो बुलेट ट्रेन, जो प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है बुलेट ट्रेन, और उसके अंदर जापान द्वारा भागीदारी करने की जो बात कही गई, और ये तमाम चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि ये जो आज का जो अभी जो वर्तमान वाला जो प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है जापान का, ये जापान और भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाएगा, और पहले से और ज्यादा हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। और हमें उम्मीद ये है कि जापान के साथ हमारे सामरिक और व्यापारिक हमारे संबंध और ज्यादा निखर करके सामने आएंगे। बिल्कुल, वाकई। तो जिस तरीके से कल क्वाड सम्मेलन में भी पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात वो करेंगे, जापान के पीएम से मुलाकात उनकी होगी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत होगी, तो किस तरीके से इसको और ज्यादा अहम माना जाए भारत के लिहाज से? देखिए, आज जिस तरीके से लता जी पूरा विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा है, चाहे मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई की बात करूं, या यूरोपियन देश और रूस के बीच में जिस तरीके से तनाव की जो स्थिति है उसको लेकर के बात करें, चाहे अमेरिका और रशिया, यानी कि आज एक हिसाब से देखेंगे तो तमाम पूरा विश्व को ही कहेंगे। इधर देखिए चाइना और वियतनाम जिस तरीके से आपस में इनके बीच में तनातनी चल रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व जिस तरीके से एक अशांति के दौर से गुजर रहे हैं, खासकर जो पिछले 2-2.5 साल की एक वैश्विक महामारी से उबरने के बाद में जहां पूरे विश्व को एक शांति और एक स्थिरता की आवश्यकता थी, उसकी बजाय विश्व इस समय दोबारा से दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों से इस समय वैश्विक हालत समझ लीजिए निरंतर रूप से खराब हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत को अपना स्टैंड कायम रखने के लिए, और जिस तरीके से जो विश्व की महाशक्तियां हैं, चाहे इसके अंदर अभी जैसे आपने चर्चा की भाई क्वाड देशों के अंदर जो विश्व की जो अग्रणी देश हैं, उनके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम लोगों से, तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होगी। और आपने देखा ही होगा कि जब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से जब नरेंद्र मोदी जी की एक ये आप विशेषता कहें या एक इनकी एक खासियत कहें कि जिस तरीके से ये विदेशी दौरे पे जब भी जाते हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं, तो इनकी जो टीम है, जो इनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो टीम है, वो इतना जबरदस्त होमवर्क करके प्रधानमंत्री जी के हाथ में देते हैं, और प्रधानमंत्री जी अपने होमवर्क के आधार पे किस तरीके से अपने संबंधों को एक नए आयाम प्रदान करते हैं, ये आपने देखा ही होगा। जैसे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलते हैं और सामने वाले भी कितनी गर्मजोशी के साथ इनके साथ मुलाकात करते हैं, ये पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमने परिवर्तन देखा है। और इसका परिणाम आपने देखा भी होगा। मैं इसको अभी आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को इस
चीज से जोड़ना चाहूंगा कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय छात्र वहां फंसे और उसके बाद में एक तरह से समझ लीजिए भारत के झंडे को वहां पे इतनी अहमियत दी गई, और या यूं कहें कि प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करी और रशिया के राष्ट्रपति से भी बात करी, पुतिन से, और उसी का एक परिणाम था कि 4-5 दिन जब तक भारतीय छात्र निकाले नहीं गए, एक अघोषित युद्ध विराम का वहां पे आपको बिल्कुल वाकई। ऐसे में अब रंजन ये भी देखने वाली बात होगी कि अब जब विदेश दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का है, क्या कुछ भारत के लिए खास निकलकर इस पर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज सुनवाई होनी है। वाराणसी अदालत में आज पहली सुनवाई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत आज केस फाइल भी करेंगे। शिवलिंग की पूजा के लिए कोर्ट में केस फाइल की जाएगी। जी हां, और साथ ही साथ आपको बताएं कि ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला अदालत में आज ये पहली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, ज्ञानवापी मसले को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है। पहली ये सुनवाई होनी है और ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि अब आज जिला कोर्ट से क्या कुछ निकलकर इसको लेकर सामने आता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ज्ञानवापी मामले को लेकर जांच टीम की सर्वे रिपोर्ट सौंपने के बाद सबकी निगाह इस बात पे टिकी हुई है कि अब इस पूरे मसले को लेकर जो कई सालों से विवादित ये मामला हो रहा है, इस पर क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में मौसम ने करवट ले ली है। आंधी में पेड़ उखड़ गए हैं कई जगह पर। इसके अलावा आपको बताएं कि मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है। दिल्ली के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और साथ ही साथ गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इसके अलावा तेज हवाएं चल रही हैं और कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ भी गिरकर टूट गए हैं। ऐसे में मौसम सुहाना तो हो ही गया है, लेकिन हालांकि जो यातायात को लेकर जो पेड़ गिरने से कई अलग अलग जगह पर जो रास्ते बाधित हुए हैं, उनसे हालांकि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच जो मौसम ने करवट ली है, मौसम में जो बदलाव साफ तौर पर देखा गया है, इससे दिल्ली एनसीआर में जो लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, इससे राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग विज्ञान यानी कि आईएमडी ने अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं हालांकि जताई है और इसके अलावा हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम ने बड़ी करवट ली है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार तापमान 45-50 के पार निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिससे लोगों को दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि बिजली संकट भी ऐसे में देखा जा रहा था, लेकिन अब जो झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है, इससे साफ तौर पर लोगों ने सुकून की सांस ली है, क्योंकि गर्मी थोड़ी कम हो गई है। बिजली संकट
के समय में राहत थोड़ी सी ये मौसम देता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। तो दिल्ली में मौसम के करवट के बाद मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन हालांकि ऐसे में कई जगह पेड़ भी टूटकर गिर गए हैं। ऐसे में कई जगह रास्ते बाधित हो गए हैं। उन्हें सुचारू करने का काम हालांकि किया जा रहा है, लेकिन जिस गर्मी से लगातार लोग परेशान थे, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अमरोहा, बुलंदशहर, अल्मोड़ा और पौड़ी। जी हाँ, देखिए किस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, दोनों ही राज्यों में बारिश झमाझम हो रही है। 2 तस्वीरें अमरोहा और बुलंदशहर की उत्तर प्रदेश से, और इसके अलावा अल्मोड़ा और पौड़ी की तस्वीरें उत्तराखंड से, जहां पर झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ताहिर सैफी जुड़ गए। जी ताहिर, जिस तरीके से बढ़ती गर्मी के बीच अभी झमाझम जब बारिश हुई है, लोगों को राहत जरूर मिली है थोड़ी थोड़ी। देखिए लता, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से बीते दिनों जो है भीषण गर्मी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लगातार लोगों को जो है गर्मी से निजात दिलाने की जो है उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लगातार गर्मी अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम ने करवट ली है। मौसम में करवट लेने के बाद तेज हवाओं के साथ जो है तेज बारिश हुई है। बारिश के चलते एक तरफ जहाँ मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो गया है, तो दूसरी तरफ गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। लोग जो है गर्मी का जहाँ लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसा भी था कि मासूम बच्चे जो है बारिश में जो है नहाते हुए नजर आए। यानी कि साफ है कि वाकई मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में ताहिर, क्या कहा जाए, मौसम विभाग का भी इस पर क्या कुछ कहना है कि कब तक ये सुहावना मौसम बना रहेगा? देखिए लता, मेरी मौसम विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है मौसम इसी तरीके से सुहाना बना रहने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ मौसम विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि दूसरे जगह जो है जिस तरीके से लगातार जो है मौसम ने करवट ली, उसका असर जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को लिए मिल सकता है। लेकिन आने वाला जो कुछ समय है उसमें जो है मौसम सुहाना रहने की जो है बात जो है फिलहाल मौसम विभाग के अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है, जिससे लोगों को जो है राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। बिल्कुल, आने वाले कुछ दिनों में अभी मौसम जो है सुहावना रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से राहत लोगों को मिलती रहेगी, क्योंकि बारिश के आसार जताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां यूपी के 18वीं विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सीएम योगी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। और ये भी साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस सत्र में साल 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बना ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें लोगों के लिए तमाम जो है अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, हालांकि विधानसभा में चर्चा के बाद कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी खास है कि विपक्षी दल के नेताओं ने खास बैठक इसको लेकर की है कि किस तरीके से सरकार के कामों में कमियां निकाली जाएं और किस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी पर मुस्लिम धर्मगुरु का भड़काऊ बयान सामने आया है। तौकीर रजा ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में समाधान नहीं निकला तो आंदोलन होगा।
तौकीर रजा ने ये बयान दिया और उसके अलावा ये भी कहा है कि हमने 1 हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखेगा। ज्ञानवापी पर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा का दरअसल बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सख्त लहजे में हमने 1 हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। अगर समाधान नहीं मिलता है तो जेल भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। वहीं इस पूरे मसले को लेकर आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मनोज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आपकी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम राज्यों के लोग वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिए गए और अगली मीटिंग कब है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? कल की मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ प्रस्ताव आए, सबकी अलग अलग तजवीज़ थी, लेकिन इत्तेफाक राय इस पे हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार अस्मान हुज्जत के तौर पर हुकूमत से बात करनी चाहिए। एक प्रतिनिधि मंडल हुकूमत से मुलाकात करे, ज़मीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने 1 हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और जो आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि शायद हमें आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, तो यकीनन वो हमारी बात सुनेंगे और गौर करेंगे और देश में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कुछ लोग ताकतें कर रही हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक अखिलेश यादव की अध्यक्षता में की गई और बैठक सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने के लिए की गई। हालांकि बैठक से शिवपाल और आजम खान नदारद रहे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक बीते दिन समाजवादी पार्टी मुख्यालय अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। विधायक दल की बैठक में कम से कम 35 दिनों तक सत्र को चलाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि 5 या 6 दिनों के अंदर सत्र में आम जनता के लिए मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। बजट सत्र लंबा चलना चाहिए ताकि विस्तार से बजट पर चर्चा हो। और विधायक दल की बैठक में प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ प्रदेश में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं, फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों के अलावा बेलगाम महंगाई, राशन कार्डों की वापसी, किसान सम्मान राशि की वसूली, बढ़ते विद्युत संकट, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र की बदहाली, गेहूं खरीद घोटाला, भर्ती में घोटाला एवं बेरोजगारी तथा राज्य में भय के वातावरण पर विशेष चर्चा करने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस बैठक में आजम खान और शिवपाल यादव नदारद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।